हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज मैं फिर एक बार बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैंने 60 प्रश्न के साथ एक हॉट क्वेश्चन भी समाहित किया है। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आप लोगों को पसंद आएंगे। सभी प्रश्न इस अभिप्राय से समाहित किए गए हैं कि यह प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर आए हुए हैं और इस परीक्षा में भी इसमें से कुछ प्रश्न अवश्य ही आएंगे और आने की पूर्ण संभावना भी है। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अब डायरेक्ट हम प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट का प्रथम प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास में, बिहार दिवस 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च। तो बिहार दिवस का जो आपका ऑप्शन है 4, उसमें से तीसरा ऑप्शन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बिहार का राजकीय भाषा है। बिहार की जो राजकीय भाषा है वो कौन से है? पहला ऑप्शन हिंदी व उर्दू, दूसरा है संस्कृत व उर्दू, तीसरा है हिंदी व संस्कृत, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शंस मैं और भी मिला सकता था, जैसे कि मैथिली और भोजपुरी। तो एक ऑप्शन ये भी यहाँ पर रख सकते थे, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए आपको इसी 4 में से बताना है, हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है इसका हिंदी व उर्दू, ये आपके राइट आंसर है। आइए प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष इसमें से कौन से हैं? बेल, पीपल, आम व नीम। 4 ऑप्शन है आपके पास। इन 4 ऑप्शन में से जो आपका दूसरा उत्तर है पीपल, यह पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, बिहार का राजकीय पुष्प है। इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि बिहार के राजकीय पुष्प कौन से हैं। पहला है कमल, गेंदा, गुलाब, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में बहुत मात्रा में गेंदा फूल पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है, गेंदा है। प्रश्न 5, बिहार का राजकीय पशु कौन से हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो ऑब्वियसली इसका उत्तर 2 है। बैलों की से वहाँ पर खेती बहुत की जाती है। अब मॉडर्न युग में परिवर्तन हो रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुतायत में बैलों का प्रयोग हम खेत जोतने के लिए करते हैं। तो जो बिहार का राजकीय पशु है वो बैल है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो आपके अपने मन में जरूर आ गए होंगे। बिहार के राजकीय पक्षी, जैसे कि पहला ऑप्शन है हंस, मुर्गी, कोयल और गौरैया। ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं वही उत्तर है, ऑप्शन डी, गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, जैसा कि आप सबको पता है, बिहार में पंचायत, इसके बाद प्रखंड, इसके बाद अनुमंडल, प्रमंडल आदि में बटा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न 7 जो है वो कह रहे हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 और 11। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो 3, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रश्न नंबर 8 के साथ आते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन है आपके पास में ए 32, बी 34, सी 36 एंड डी 38। जो बिहार के बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं उनको तो ऑब्वियसली ये पता ही होगा और आपके मन में आ भी गए होंगे, लेकिन जो बिहार के बाहर के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनको भी पता होगा
लेकिन आइए हम रिवीजन के रूप में हम देखते हैं। इसका ऑप्शन है डी 38। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 और 8 38 जिला है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, बिहार में कितने अनुमंडल हैं? अभी हमने बात किया था प्रमंडल का, तो प्रमंडल जो थे वो थे 9, जिला है 38। अब हम आ गए हैं अगले प्रश्न पर कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं। ऑप्शन है आपके पास में ए 95, बी 101, सी 105 एंड डी 119। तो आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन बी 101 ऑप्शन जो आपका आंसर आया यहाँ पर वो आया बी, 101 अनुमंडल हैं। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 30। आप सोच सकते हैं। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन 21। बिहार में 21 अर्थात 21 विश्वविद्यालय हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये हम बात कर रहे हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ऑप्शन ए बेगूसराय, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है पटना और चौथा ऑप्शन है मधुबनी। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या, भौगोलिक रूप से नहीं, जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ऑप्शन सी पटना आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, यहाँ पर सर्वाधिक जिला पूछ रहे थे हम और यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या। ऑप्शन है आपके पास में पहला मुंगेर, दूसरा शेखपुरा, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा खगड़िया। सोचिए ध्यान से, और अगर आप एक बार में उत्तर, ऐसे तो जितने भी प्रश्न हैं सब प्रश्नों का उत्तर एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, और यदि आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो रिवीजन आप करते रहें और इसको सेव करके रख लीजिए। तो दूसरा ऑप्शन जो आपके पास में है 12, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, आपका ऑप्शन बी शेखपुरा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात। अब हमने जनसंख्या की बात कर ली, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। बिल्कुल ऑब्वियसली सही आंसर है ए मुंगेर। मुंगेर जो है वह सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है 2011 सेंसस के हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात। अभी हमने कम लिंगानुपात की बात की थी, अब ये सर्वाधिक लिंगानुपात का बात कर रहे हैं। पहला है समस्तीपुर, दूसरा है शिवहर, तीसरा है गोपालगंज और चौथा है पटना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपका ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी शिवहर, 3 गोपालगंज और चौथा पटना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? प्रश्न नंबर 15, रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। तो ऑप्शन ए सही है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। इनमें से आपको बताना है प्रश्न 16 में कि सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो ऑब्वियसली उत्तर जो होगा इसका बी होगा, पूर्णिया। आपका जो पूर्णिया है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, अब यहाँ पर वर्षा की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है? पहला किशनगंज, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा सहरसा, चौथा मधुबनी। अब आपने सोच लिया होगा और आपके मन मस्तिष्क में जरूर यह आ गए होंगे, तो इसका जो आंसर है वो है पहला किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है किशनगंज। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है?
ऑप्शन आपके पास में 4 है, अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। उत्तर नंबर इसके 2 सही हैं, औरंगाबाद। प्रश्न नंबर 19, बिहार में सबसे जिला सबसे ठंडा जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि गर्मियों में लोग सब परेशान हो जाते हैं और काफ़ी फैंटास्टिक क्वेश्चन है कि सबसे ठंडा जिला कौन सा है जहां पर भ्रमण भी किया जाए। तो आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, पहला किशनगंज, दूसरा कैमूर, तीसरा गया, चौथा मुजफ्फरपुर। आपने अपने मन में जरूर ये आंसर सोच लिए होंगे। इसके उत्तर हैं थर्ड, गया। गया जो है वो सबसे ठंडा जिला है। प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पहला है भागलपुर, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है मधुबनी, चौथा पटना। बिल्कुल सही उत्तर है, सबसे बड़ा जो अगर नगर है कोई बिहार का तो है पटना, राजधानी बिहार की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। 21 जो प्रश्न है वो है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हम बिहार से हैं हम लोग तो बिहार शब्द का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ, ऑप्शन आपके पास में है, बिहार बौद्ध मठ को कहते हैं, देवदूतों की भूमि को कहते हैं, हरियाली प्रदेश को कहते हैं, या फिर आर्य प्रदेश को कहते हैं। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका जो उत्तर है वो है फर्स्ट, बौद्ध मठ को हम कहते हैं बिहार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो बौद्ध मठ है, मठ बिहार, उसको हम बिहार के नाम से जानते हैं। देवदूतों की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? देवदूतों की भूमि को देवभूमि कहते हैं। और हरियाली प्रदेश, वो तो सबके जो प्रदेश हैं वो हरियाली है, हरित की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 22, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, नमक सत्याग्रह से। ऑप्शन है आपके पास में, ए 6 फरवरी, बी 6 फरवरी 1929, पहला था 6 फरवरी 1921, दूसरा 6 फरवरी 1929, तीसरा है 15 अप्रैल 1930 और चौथा है 7 अप्रैल 1934। आप उत्तर सोचिए और जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक से सोच रहे हैं आप। इसका ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह जो आरंभ हुआ था बिहार में वो 15 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। आइए हम लोग 23 प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। यहां पर कब की गई थी नहीं है, कब प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1936। यहाँ पर 4 में से लगभग 3 ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं। ध्यान से सोच सकते हैं कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन है आपका बी 1906 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1504 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1580 ईस्वी एंड 1600 ईस्वी। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग, आपके उत्तर हैं बिल्कुल सही, 1580। थर्ड ऑप्शन 1580। आइए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? या ऐसा भी कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 240, 243, 245 एंड 246। बिल्कुल आंसर सही आप बता रहे हैं, 243। 243 सदस्य बिहार विधानसभा में हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? अर्थात ऑप्शन सिंपल सा हो सकता है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि लोकसभा में 40 होते हैं और विधानसभा में 243 होते हैं। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो इसका आंसर हम दे रहे हैं वो डी ऑप्शन 40। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1921।
बिल्कुल सही। इसका उत्तर ए है 1916। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो हो सकता है इस प्रश्न को भी हमने लिया है, और यदि अगर नहीं ये प्रश्न लिया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और क्वेश्चन है जो हम लोग चलते हैं प्रश्न 28 की तरफ। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 14, तीसरा 15, चौथा 16। आंसर है इसका आपका 16। बिहार में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं आपका लोकसभा का 40, आर का मतलब राज्यसभा का 16 और विधानसभा का 243। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? बिल्कुल सही बात है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि बिहार से जो किस राज्य से बिहार अलग हुआ, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, जो क्वेश्चन 30 है। और बिहार से जो झारखंड अलग हुआ तो कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? ऑप्शन है आपके पास में, पहला 15 नवंबर 2000, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002 या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा बीपीएससी है वो पांचवा ऑप्शन दे देता है, इनमें से कोई नहीं या इसमें एक से अधिक। तो इस 4 ही ऑप्शन ऐसे हमने लिए हुए हैं। तो इसका जो उत्तर है 29 का, वो पहला उत्तर है 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और एक अलग राज्य बना था। प्रश्न नंबर 30 के पास में आते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? आपके पास में 4 ऑप्शन है, 1932, 1936, 1937 या फिर 1938। इसका आंसर भी बी है, 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? अब आते हैं आज़ादी के आसपास जो बहुत सारी पार्टियां बनी हुई थी और जो आज़ादी के लिए काम की और आज़ादी के बाद भी कुछ काम किए, उसमें हम देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, तीसरे ऑप्शन है सत्यभक्त या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है पहला, जयप्रकाश नारायण जी ने सोशलिस्ट पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी का स्थापना उन्होंने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? ऑप्शन है आपके पास में बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू माहेश्वर प्रसाद और बाबू राम प्रसाद। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है। आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं। बिहारी पत्र, जो समाचार पत्र था उसका नाम था बिहारी, उसके संपादक कौन थे? और सारे के सारे हमने यहाँ पर बाबू नाम से लिए हुए हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब उत्तर की ओर चलते हैं। इसका उत्तर है सी, बाबू माहेश्वर प्रसाद जी, ये बिहारी के संपादक थे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 33। आपका क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप कमेंट में बता सकते हैं कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन लिए हैं कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। या हो सकता है कि आपको जगह का नाम दे दे और पूछ ले कि ये कब हुआ था। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हरिपुरा में, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़, तीसरा ऑप्शन है गया और चौथा ऑप्शन है पटना। तो इसका उत्तर आपके मन में आ गया होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गया में। आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं कि बिल्कुल आप सही सोचे कि गया में 1922 का अधिवेशन हुआ था। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है सहजानंद, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश, तीसरा ऑप्शन है स्वामी अग्निवेश या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, पहला ही उत्तर है। बिहार में किसान सभा की जो स्थापना की गई थी वो सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी और ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है बिहार में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन है 1911, 1912, 1913, 1914। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही करेक्ट है, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर इन नेताओं से क्वेश्चन जरूर आते हैं। कभी कभी इनके गांव के नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी इनके जन्म के ईस्वी पूछ लेते हैं, और इनकी भूमिका के बारे में पूछ लेते हैं। तो आप सबके मन में उत्तर जरूर आगे होंगे। इसका उत्तर है बी, वीर कुंवर सिंह जी, जो जगदीशपुर के रहने वाले थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति में 80 साल की उम्र में इन्होंने गंगा मैया को अपना एक हाथ चढ़ा दिया था। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है कुंवर सिंह जी, और 1857 की क्रांति के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन है आपके पास में शेरशाह, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा है इब्राहिम लोदी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी जो बनाया था वो पहला ही ऑप्शन है शेरशाह जी ने। शेरशाह जी ने क्या किया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसके बाद में इन्होंने जीटी रोड भी जो है सो बिहार तक ले गए थे, और जो है सो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो काफ़ी फेमस रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 38, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिल्कुल सही बात है। बिहार के जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान हुए थे उसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शेर शाह सूरी, दूसरा है बख्तियार खिलजी, और तीसरा है इब्राहिम लोदी, और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। अब आपके पास में ऑप्शन 4 के 4 हैं। बख्तियार खिलजी लोकप्रिय सुल्तान इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बख्तियार खिलजी जी ने क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को, उसके लाइब्रेरी को, सबको जला दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, शेर शाह सूरी। ये सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? देखिए, जो अभी बात कर रहे थे वही सेम क्वेश्चन आ गया। बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, और इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन है, बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या हुआ था? वैभव नष्ट हुआ था। नालंदा को उसने बर्बाद कर दिया था। चौथे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है मौर्य काल, नहीं, मौर्य काल में बहुत काम हुए थे बिहार के लिए। गुप्त काल, ये भी अच्छा काल रहा था बिहार को ध्यान में रखते हुए। थर्ड ऑप्शन है इसका मध्यकाल। ये मध्यकाल में क्या हुआ था? राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित की थी और बिहार को तबाह कर दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वह है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन है पहला बाबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा अकबर, चौथा है हुमायूं। तो आपने बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अकबर ने सबसे पहले क्या किया था? अकबर ने बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन इसके सी ठीक है। चौथे प्रश्न 42 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? किसने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था? तो आपके पास ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबसार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में अर्थात पटना, पाटलिपुत्र पटना को ही कहते हैं। पटना को पुराना जो नाम है वो है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज से बना हुआ था? पहला ऑप्शन है ईंट से, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी से, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी से, चौथा ऑप्शन है पत्थर से। तो पहले जो मकान बनते थे वो 4 ऑप्शन हमने लिए हैं, और लगभग इनमें से 3 चीज का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। तो आप बिल्कुल ठीक उत्तर सोच रहे हैं। जो आपके मन मस्तिष्क में आया है, यह लकड़ी से बना हुआ था। पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का जो मुख्य महल जो था वह उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया था और लकड़ी का ही बना हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न है 44, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक महान ने, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बार बार ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? पहला ऑप्शन है। ऑप्शन आपका ए हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 45, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? अब देखिए, कुंवर सिंह से रिलेटेड ये प्रश्न आ सकते हैं कि उनके जन्म के बारे में पूछ सकते हैं, मृत्यु के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, कितने वर्ष के अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, या फिर यहाँ पर ये पूछ सकता है कि वह किस रियासत के जो है सो राजकुमार नेता थे, राजा थे। तो इन सब को आपको खास करके कुंवर सिंह के जो है सो को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है। तो कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास में 4। पहला ऑप्शन है 17 अप्रैल 1858, दूसरा ऑप्शन है 10 जून 1858, तीसरा ऑप्शन है 9 मई 1858 और चौथा ऑप्शन है 12 मई 1858। तो यहाँ पर बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। 9 मई 1858 को इनका देहांत हुआ था। और 9 मई का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही जो है सो एक दिन था जहां पर हम आंदोलन स्टार्ट किए थे। यदि आपको उस जगह का नाम पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 46 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? अर्थात बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से जो है सो उन्होंने कार्य किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पहला चंपारण, चंपारण बहुत ही फेमस है और यहाँ पर कौन कौन से नेता जो है सो लगे हुए थे कार्य करने में, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। बी है अलीपुर, सी है बलिया और डी है रांची। चारों ही बहुत ही फेमस है, आपने उत्तर सोच लिया होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रांची। अर्थात बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वह रांची था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 47, स्वामी सहजानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? पहला ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, दूसरा है बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, तीसरा है बिहार के किसान आंदोलन के साथ और चौथा ऑप्शन है बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो स्वामी सहजानंद जी का जो संबंध था वह पार्टी का नाम बताया था हमने, समाजवादी पार्टी, मतलब सोशलिस्ट पार्टी से थे वो। और यहाँ पर जो इनका संबंध है वो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ सहजानंद जो सरस्वती जी का संबंध था। ऑप्शन 40, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ये सर्वविदित है और सबको पता है, इसमें ऑप्शन नहीं बताते हुए डायरेक्ट उत्तर ए के साथ जाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन है आपके पास में राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आंसर आप लोगों ने सोच लिया है और बिल्कुल सही सोचा है। इसका आंसर भी उत्तर एक है, राजेंद्र प्रसाद जी का किसान आंदोलन के साथ संबंध था, वो जुड़े थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती का इन्होंने काफी सहयोग किया था। प्रश्न 50 की ओर आते हैं। इसका प्रश्न 50 का है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? अब देखिए यहाँ पर हमने 3-4 पर्सनैलिटी का बात किया है। एक तो हमने बात किया है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा किया है सहजानंद सरस्वती और कुंवर सिंह जी का। अब एक नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो बिहार के हैं वो बहुत ही फेमस, वो है श्री नरसिंह नारायण। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतरराष्ट्रवादी थे या राष्ट्रवादी थे? ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और आप लोग जो है सो जिसने भी पहले पढ़ा होगा बिल्कुल उत्तर समझ में आ गया होगा, नहीं तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि श्री नरसिंह जो है सो नारायण जो थे वो एक समाजवादी थे। समाजवाद को उस समय में बहुत ही जो है सो ध्यान से और बहुत ही मन से आगे बढ़ाया गया था और लगभग सारे नेता किसान आंदोलन समाजवाद से जुड़े हुए थे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 51, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? पहला है यहाँ पर कांग्रेस, दूसरा है राष्ट्रवादी, तीसरा है समाजवादी और चौथा है किसान सभा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही क्लोज हमने सारे के सारे ऑप्शंस रखे हैं क्योंकि उस समय में कांग्रेस भी बहुत बढ़ चढ़ करके हर एक चीज़ में भाग ले रही थी। समाजवाद का बोलबाला था, किसान सभा का बोलबाला था बिहार में। तो यहाँ पर उत्तर काफ़ी सोच करके देना पड़ेगा। इसका जो उत्तर है पहला वह है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, समाजवादी। जैसा कि अभी मैंने जस्ट ऊपर में
बताया है कि जितने भी नेता हुए उनका समाजवाद से कहीं ना कहीं संबंध जरूर था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 52, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? देखिए थोड़ा सा ये हट के क्वेश्चन, गूढ़ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। पहला है इंद्रपुर, दूसरा है गोगरी, तीसरा है अमराहा और चौथा है पेमा। इनमें से लगभग 3 गांव काफ़ी फेमस हैं जिन्होंने भी बिहार का इतिहास पढ़ा होगा, और एक हमने मॉडर्न गांव ले लिया है। तो इसका आंसर आप लोग लगभग लगभग सोच लिए होंगे। इसका उत्तर है तीसरा, सी, अमराहा। रामचंद्र शर्मा जी अमराहा गांव से थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? अब देखिए यहाँ पर जब स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे तो बहुत सारे नेताओं को जेल भेजा गया, जिसमें से एक जगत नारायण लाल जी भी थे। तो जगत नारायण लाल जी को किस जेल में भेजा गया था, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन 1 बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या कैंप जेल। तो बहुत सारे नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया था, लेकिन जगत नारायण लाल जी को जो रखा गया था उस जेल का नाम, पहला ये ऑप्शन है, बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। आइए प्रश्न 54 की ओर चलते हैं। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि बिहार केसरी जो उपाधि दी गई थी वह किसको दी गई थी, या यह किस से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार का बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। दूसरा है कर्पूरी ठाकुर, बहुत ही अच्छे नेता, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बराबर इनका जिक्र करते रहते हैं। ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण, इनको कौन नहीं जानता है। तो इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? अर्थात बिहार राज्य को कौन सा देश या किस देश की सीमा टच करते हैं? पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है चीन। अब देखिए ये चार के चारों देश बिहार के इर्द गिर्द में कहीं ना कहीं घूमते हैं। तो जब आप बिहार का मैप देखेंगे तो देखेंगे कि बिहार का मैप जब खत्म हो रहा है तो ठीक इसके ऊपर में नेपाल है, और नेपाल के ऊपर जो आपका लगता है वो चीन लगता है। तो चीन का बिहार से कोई संपर्क सीधे तौर पे नहीं है, जबकि नेपाल से है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार के सीमा से ऊपर मधुबनी के आसपास के ऊपर से क्या लगता है, नेपाल की सीमा यहाँ पर लगती है। और अगर इधर आ जाएं तो उत्तराखंड के आसपास से है। तो बिहार का अगर आप मैप देखेंगे तो ये प्रश्न आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 55 नंबर का जो प्रश्न था वो क्या था कि बिहार राज्य की जो है सो किस देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है नेपाल। नेपाल से बिहार की सीमा जुड़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 56, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? अब देखिए कि पहले जो बिहार राज्य था उसमें से एक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, तो इसके ऊपर डिस्कस हम जब बिहार के मैप के साथ करेंगे उस अगले वीडियो में मैं करूंगा, लेकिन अभी लंबा वीडियो काफ़ी ना हो इस वजह से इसको शॉर्टकट में ख़त्म करते हैं कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर राज्य झारखंड बना था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके पास में है। पहला 38.40%, दूसरा 45.85%, तीसरा 42.85% या चौथा 51%। अब देखिए आपने उत्तर लगभग लगभग सोच लिया होगा, और थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन दिमाग को कसरत ज़रूर कराएगा, क्योंकि ये परसेंटेज और काफ़ी क्लोज रखा गया परसेंटेज। तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है। 45.85% ज़मीनें लेकर के झारखंड राज्य बना था, और बहुत सारे कल कारखाने झारखंड राज्य में चले गए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 47, आम की वह प्रजाति कौन सी है जो केवल बिहार में ही पाई जाती है या उपजाई जाती है? तो अब आम का समय भी है और आप लोगों ने आम जो है सो खूब खाया होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास में, देखते हैं कि इन 4 में से ऐसी कौन सी प्रजाति है, ऐसी कौन सी जाति है आम की जो सिर्फ बिहार में ही पाई जाती है। आपके पास में ऑप्शन है। पहला दशहरी, दूसरा जर्दालू, तीसरा लंगड़ा, चौथा सफ़ेदा। सारे के सारे आम बहुत ही रसीले और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। लेकिन आइए इसके उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं। 47 का जो आंसर है वो है डी,
सफेदा आम वह प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला कोयल, दूसरा है सोन, तीसरा है पुनपुन और चौथा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर सोचा होगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 सोन। सोन नदी उद्गम अमरकंटक में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। जो संपूर्ण राज्य बिहार है वो किस क्षेत्र, कैसे वो हैं उनके क्षेत्र? पहला मैदानी क्षेत्र है, या फिर ताल क्षेत्र है, या पठारी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि किस रूप में बिहार राज्य स्थित है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए है, मैदानी। पूरा बिहार राज्य जो है वह मैदानी क्षेत्र में है। सबसे इंपॉर्टेंट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है इसका 50, लगभग इसका जो प्रश्न होगा 56, 57, 58, 59। यहाँ पर हमने गलत थोड़ा सा मार्किंग कर दिया है। यहाँ ये 47 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 57 है, 48 जो है वो 58 है, 49 जो है वो 59 है और 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 60वां क्वेश्चन है। तो जो लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 60, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह प्राइमरी और 9th 10th जो माध्यमिक है और उच्चतर माध्यमिक है, ऐसे में क्वेश्चन ये जरूर देखने को मिल सकता है हमें। और यह बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। शोक है वह किसे कहा जाता है? आप लोगों के मन में उत्तर जरूर आ गए होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। इसका ऑप्शन हमने बी कर दिया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि बिहार का शोक कोसी को क्यों कहा जाता है, यह आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज के अंतिम प्रश्न और सबसे हॉट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है? बिहार में ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है? आपके पास में ऑप्शन है, ए गंगा, दूसरा है पुनपुन, तीसरा है फल्गु और चौथा है कोसी। ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से एक उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये उत्तर आपके लिए छोड़ते हैं और आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और प्रैक्टिस अच्छा हुआ होगा। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, जिससे मैं फिर से प्रतिदिन के हिसाब से एक ना एक आपके सामने बिहार टीचर वैकेंसी 2023 को ध्यान में रख करके वीडियो लेकर के आऊँ और आप लोगों के मार्ग को प्रशस्त करने में अपना मैं थोड़ा सा सहयोग जरूर दूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।